एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और ये है यूनिट 2 धारा विद्युत लेक्चर नंबर 13। आज के इस लेक्चर नंबर 13 में बच्चों हम विभव मापी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट से आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि आप साफ देख रहे हो मेरे बच्चों, पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि चित्रानुसार जब विभव मापी के द्वितीयक परिपथ इसको कहते हैं, ये है द्वितीयक परिपथ। तो जब विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में 2 वोल्ट का सेल लगाते हैं, अभी देखो दिख रहा है 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ दिख रहा है, तो शून्य विक्षेप स्थिति मिलती है 400 पर। यानी आप देख रहे हो जब इसमें 2 वोल्ट का सेल लगाया तो शून्य विक्षेप स्थिति मिली 400 पर। आप क्या करते हैं, यदि E1 सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल होना चाहिए, बल कर दिया जाए जल्दी से यहां पर, वाहक बल वाले सेल E2 से प्रतिस्थापित करें। यानी बच्चों ये जो E1 है इसकी जगह क्या लगा दें, कोई भी अज्ञात सेल E2 लगा दो। तो E2 लगाने पर जो शून्य विक्षेप स्थिति जो पहले 400 पर मिल रही थी वो अब कितने में मिली, 600 पर मिली। तो हमें इस E2 का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले E1 के लिए क्या समीकरण होगी मेरे बच्चों, E1 की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो E1 के लिए क्या होगा, इसका कलर बदल दें तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा अच्छे से सामने आ जाएगा मेरे बच्चों। सबसे पहले अब इसका हल सीखते हैं हम लोग। E1 के लिए क्या होता है मेरे बच्चों, जो सूत्र होता है E1 के लिए होता है KL1 और दूसरा सेल E2 लगा देंगे तो हो जाएगा KL2। फिर अपन लोग इसको क्या करेंगे, इसको भाग कर दो। तो सूत्र क्या मिलेगा बच्चों, अगर भाग कर देंगे E1 को भाग कर दोगे E2 से, E1 बटे E2 KL1 बटे KL2, तो K से K कट जाएगा। तो E1 बटे E2 जो कि सूत्र हमने पहले पढ़ा था ये आ जाएगा L1 बटे L2। अच्छा E1 कितना है बच्चों, E1 का मान दे रखा है, देखो ये दे रखा है E1 दे रखा है आपके सामने, ये आ गया 2। E2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो E2 तो मालूम नहीं है, E2 को E2 ही रहने दो। L1 माने पहले शून्य विक्षेप स्थिति कितनी मिल रही थी, 400 पर, ये तो 400 हो गया। और बाद में यही शून्य विक्षेप स्थिति 600 पर मिलने लगी। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो तो ये आ गया 4/6। अब कोई ऐसी टेबल सोचो इससे 4 और 6 दोनों कट जाएं तो तुरंत मेरे बच्चे समझ जाएंगे। ऐसी टेबल होती है 2 की, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2/E2 बराबर 2/3। ठीक है, तो तिरछी गुणा कर दें तो कितनी हो जाएगी 2E2, इसकी आपस में गुणा हो गई देखो, और इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, बराबर 2 गुणा 3, 2 से 2 कट गया तो सीधे E2 आ जाएगा 3 वोल्ट। यानी पहले प्रश्न में जो अज्ञात सेल था मेरे बच्चों, वो अज्ञात सेल का जो मान है वो आ जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसके नोट्स बना लेना। चलिए ये है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहते हैं कि दिए गए विभव मापी के परिपथ में, ये देखो विभव मापी का परिपथ बना है उल्टे हाथ की तरफ, जब द्वितीयक परिपथ में 1.5 वोल्ट का सेल लगाते हैं, ये देखो ये जो नीचे लगा होता है ये होता है द्वितीयक परिपथ, और इस द्वितीयक परिपथ में कितना सेल लगा है, 1.5 वोल्ट का सेल लगा है बच्चों। और जब 1.5 वोल्ट का अपन लोग सेल लगाते हैं तो देखिए कितनी दूरी पर शून्य विक्षेप स्थिति मिलती है, शून्य विक्षेप स्थिति मिलती है 300 सेंटीमीटर पर। यानी 1.5 का वोल्ट का सेल लगाने पर शून्य विक्षेप स्थिति मिली 300 पर। तो इसके लिए समीकरण क्या बन गई देखो, इसके लिए अच्छा पूरा समझ लेते हैं पहले। फिर 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को 2 वोल्ट, यानी ये जो दिख रहा है ना 1.5 वोल्ट, इसको हटाकर कितना वोल्ट लगा देंगे, 2 वोल्ट का सेल लगा देंगे। 1.5 को हटाएंगे और 2 वोल्ट का सेल लगा देंगे। जब इसको हटाकर यहां 2 वोल्ट का सेल लगा देंगे तो शून्य विक्षेप स्थिति भी बदल जाएगी।
तो आपको बताना है कि अगर 1.5 वोल्ट का ये जो सेल लगा था मेरे बच्चों, इसकी जगह अगर मैं 2 वोल्ट का सेल लगा देता हूं तो शून्य विक्षेप स्थिति किस जगह पर मिलेगी। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं इसको। अब भाई इसका सोल्यूशन शुरू किया जाए जल्दी से। चलो इसका हल सीखते हैं। जैसे पहले सीखा था फिर से समझ लो मेरे बच्चों। यहां पर इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, E1 मान लो। तो अभी हमने क्या सीखा था, पहली कंडीशन में E1 के लिए KL1, यहां E1 किसके बराबर है 1.5 और L1 किसके बराबर है 300 सेंटीमीटर, है ना। फिर ये तो हो गया E1 के लिए। ऐसी जब E1 की जगह दूसरा सेल लगा देंगे E2 की जगह आ जाएगा KL2। अब यहाँ E2 कितना है, E2 इस बार हमें मालूम है, ये 2 वोल्ट लिखा है ना, देखो कि 1.5 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया E1 और ये हो गया E2, है ना। L2 यही जो L2 है ना, यही अज्ञात है, यही चीज हमें मालूम नहीं है, इसी की वैल्यू हमें मालूम करनी है बच्चों। तो L2 का मान लेते हैं L। अब इससे पहले हमने क्या सूत्र बनाया था, जल्दी समझ लो। देखो सूत्र क्या बना था बच्चों, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। इस सूत्र का उपयोग करते हैं। E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। E1 कितना है, E1 साफ दिख रहा है आपको, E1 दिख रहा है बच्चों, E1 कितना दिख रहा है, देखो E1 कितना दिखा 1.5, यहां लगा दो 1.5। E2 कितना दिख रहा है, E2 दिख रहा है 2, यहां लगा दो 2। L1 कितना दिख रहा है, L1 दिख रहा है 300 और L2 की जगह L। अच्छा अब दशमलव हटा दें, दोनों के दशमलव हटा दें तो हो जाएगा 15/20 बराबर 300 बटे L। अच्छा 15 से तिरछी गुणा कर लो जरा, पहले इनके आपस में गुणा कर लो। तो 15L बराबर 300 गुणा 20, L बराबर कितना आ गया 300 गुणा 20 बटे 5। ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है मेरे बच्चों। 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 20 की गुणा की तो आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। यानी नई शून्य विक्षेप स्थिति 1.5 वोल्ट की जगह अगर आप 2 वोल्ट का सेल लगा दोगे तो जो नई शून्य विक्षेप स्थिति मेरे बच्चों मिलेगी वो कितनी दूरी पर मिलेगी, वो मिलेगी 400 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, इसको ध्यान से देखो, पहले आराम से प्रश्न पढ़ो। जो विभव मापी के जो बच्चों प्रश्न होते हैं ना, वो थोड़े से क्या होंगे, लेंथी होते हैं, उसमें भाषा बहुत सारी लिखी होती है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए उसको। तो ये आप जो परिपथ पूरा देख रहे हैं मेरे बच्चों, दिए गए विभव मापी के परिपथ आरेख में जब द्वितीयक परिपथ में, द्वितीयक परिपथ फिर समझ जाओ, द्वितीयक परिपथ किसे कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, अगर मैं चलो एक बार सर्किल करके दिखाता हूं मैं आपको, ये जो पूरा परिपथ देख रहे हो मेरे बच्चों, ये पूरा परिपथ कहलाता है द्वितीयक। यानी कहीं भी शब्द आए द्वितीयक परिपथ में ऐसा किया, द्वितीयक परिपथ में वैसा किया, तो समझ जाना कहाँ चेंज होगा। ये नीचे की तरफ जो बना है परिपथ, इसी में सारा चेंज होता है। द्वितीयक मतलब सामने परिपथ है आपको, ठीक है बच्चों। चलो तो ये हो गया द्वितीयक परिपथ, इसको हटा देते हैं वरना चीतापुती ज्यादा हो जाएगी। ये हो गया द्वितीयक परिपथ। अच्छा अब द्वितीयक परिपथ में क्या है, देखो दिए गए बहुमापी के परिपथ आरेख में जब द्वितीयक परिपथ में कुंजी K1 बंद है। अब जरा समझना, बंद का मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लो ये कुंजी है, अब खुली कुंजी और बंद कुंजी सिखाते हैं तुम्हें। जब ये दोनों के बीच में संपर्क ना हो, ये तीर ऐसे बना हो, तो इसे बोलते हैं खुली कुंजी। खुली कुंजी का मतलब धारा नहीं बहेगी, और इसको इससे टच करा दिया, जैसे अपने घरों में वो होती है घंटी लगी होती है, डोरबेल, दबा दिया तो परिपथ हटा दिया तो टूट गया परिपथ, ऐसा होता है ना। डोरबेल ये लगा दिया तो बस घंटी बज गई, ऐसे हटा दिया घंटी बंद। इसका मतलब बंद, इसका मतलब खुला, बंद खुला बंद खुला। ठीक, तो क्या हुआ खुली, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बंद। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, शब्दों का खेल है। जब बंद कहेंगे तो धारा बहेगी, है ना, धारा बहना शुरू होगी। चलो अब इसका उपयोग करते हैं अपने परिपथ में। प्रश्न में साफ दे रखा है देखिए परिपथ में क्या दे रखा है मेरे बच्चों, परिपथ में साफ दे रखा है कि दिए गए व्यवमापी के परिपथ आरेख में जब द्वितीयक परिपथ में कुंजी K1 बंद, अब देखो ये बंद है, दिख रहा है बंद, और K2 खुली,
तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा परिपथ चलेगा जब K1 को हम क्या करेंगे बच्चों, K1 को हम इसका हल सीख रहे हैं। K1 को अगर मैंने क्या किया, बंद कर दिया है ना, K1 को बंद कर दिया और K2 को खुला छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि द्वितीयक परिपथ में सेल कौन सा काम करेगा बताओ। अब E1 काम करेगा, E2 काम नहीं करेगा, तो द्वितीयक परिपथ में सेल हो गया E1। इसके लिए समीकरण क्या हो गई, KL1। अच्छा अब क्या करें, K1 अब दो बार, K1 को क्या कर दिया, K1 को अब खुला छोड़ दिया, खोल दो उसको K1 को, और K2 को बंद कर दो। K2 को बंद, जब अब K2 को बंद करोगे ना, वही बताया था ना, बंद का मतलब क्या होता है, बंद का मतलब इसको इससे जोड़ देना, और खुले का मतलब इसको क्या करना, इससे अलग हटा देना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, बंद K2 क्या हो गया, K2 बंद हो गया यार। K2 बंद हो जाए इसका मतलब अब द्वितीय परिपथ में कौन सा सेल आ जाएगा, द्वितीय परिपथ में सेल कौन सा होगा, ये हो जाएगा E2। तो अब क्या होगा, E2 बराबर KL2। अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जैसे हमने पहले सीखा था। बताओ सूत्र क्या बना था, अब तो कई बार हो चुका। सूत्र क्या है देखो, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, है ना। तो कितना हो जाएगा, E1 बटे E2 L1 बटे L2, है ना। अब हमें E1 बटे E2 का ही तो मान निकालना है, अनुपात E1 और E2 का अनुपात बताओ। अनुपात का मतलब क्या होता है, E1 बटे E2, ये लिखा है ना, E1 बटे E2, इसी को बोलते हैं अनुपात। यानी E1 को E2 से भाग दें तो क्या आएगा, उसे बोलते हैं अनुपात। तो L1 कितना हो गया, L1 मतलब ये हो गया देखो 500 सेंटीमीटर, पहले कितना था 500 सेंटीमीटर, और बाद में कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। L1 हो गया 500, L2 कितना हो गया 600। E1 बटे E2, ये आ गया अनुपात। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। चलो ये देखो जरा बच्चों, अब इस परिपथ को देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस परिपथ में बिल्कुल साफ देख सकते हो कि पहले परिपथ में E1 और E2 शून्य विक्षेप स्थिति कहां मिलती है, 300 पर। और ये जो दूसरा परिपथ है, इसमें शून्य विक्षेप स्थिति कहां पर मिल रही है, इस पर मिल रही है 500। अब जरा ध्यान से गौर से देखो कि आखिर अंतर क्या है दोनों में। देखो जरा पहले वाले सेल में देखो, अच्छा मैं चित्र भी बनाता हूं तो और मेरे बच्चों को समझ में आएगा, समझो जरा। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और दूसरे में ये प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो एक्चुअल में है क्या मेरे बच्चों, ये ध्यान देने वाला पॉइंट आ गया मेरे बच्चों। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब इसकी हम बात करेंगे, ये जो देख रहे हो ना, यहां पर क्या होगा, यहां पर कुल विद्युत वाहक बल, यहां पर कुल विद्युत वाहक बल, ध्यान से देखो ये दोनों सेल लड़ रहे हैं। ये कह रहा है मैं यहां जाऊंगा और ये कह रहा है मैं यहां जाऊंगा। क्यों, क्योंकि बच्चों कोई भी सेल जो होता है ना, वो धारा पता है कैसे बहाता है, वो धारा प्लस से बाहर की तरफ बहाता है। अब एक सेल ऐसा लगा है और इससे एक सेल ऐसे जुड़ा हुआ है, उल्टे उल्टे जुड़े हैं ना इसमें। इसका मतलब एक भागना, एक कहां धारा बहाना चाहता है, एक कहता है मैं धारा यहां बहाऊंगा, एक कह रहा है मैं धारा यहां बहाऊंगा। तो दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं या एक दूसरे के बोट काट रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो अगर ये E1 है और ये E2 है, अच्छा हम मान के चलेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं लिखना भूल गया, E1 का मान E2 से बड़ा है, ये प्रश्न में ही दे रखा है। तो अगर E1 E2 से बड़ा हो, तो E1 अगर E2 से बड़ा हो मेरे बच्चों, तो उसमें पता क्या होगा, उस स्थिति में कुल विद्युत वाहक बल ये हो जाएगा E1 माइनस E2। इस बात को एक बार फिर गौर से समझ लो। पहले वाले पर जिसको मैंने गोल गोल ऐसा गोल अंडे के अंदर बंद कर दिया है, उसमें कुल विद्युत वाहक बल में दोनों सेल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है मेरे बच्चों, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा,
E1 माइनस E2। चलो इसको एक बार और समझ लेते हैं, इन सबको गायब करना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। इसको उड़ा ही दे, चलो वो ज्यादा आसान है। चलिए, अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा इस पर्पस की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। यहाँ ये देखिए, ये इसको अगर थोड़ा ओपन करें जैसे अभी मैंने सिखाया था, इसको भी जरा ध्यान देना। प्लस माइनस प्लस माइनस, अब देखो ये भी धारा यही बहना चाहेगा, ये भी धारा यही बहना चाहेगा, तो इसका मतलब ये दूसरी वाली स्थिति में क्या है, दूसरी वाली स्थिति में कुल विद्युत वाहक बल की अगर बात करें, कुल विद्युत वाहक बल क्योंकि एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं तो यहाँ कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा E1 प्लस E2। यानी मेरे बच्चों रिजल्ट ये आया कि अगर मैं इसमें कुल विद्युत वाहक बल की बात करूंगा, कुल विद्युत वाहक बल, तो क्योंकि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो ये आ जाएगा E1 माइनस E2। यानी रिजल्ट ये निकला मेरे बच्चों कि जो 300 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना, जो ये 300 सेंटीमीटर है वो कितने विद्युत वाहक बल के लिए मिल रहा है, वो मिलता है E1 माइनस E2 के लिए। और जो ये 500 मिल रहा है, ये 500 किसके लिए मिल रहा है, ये मिल रहा है E1 प्लस E2। अब देखो ये अगर समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान है मेरे बच्चों। देखो कैसे हल करेंगे इसको। सबसे पहले देखो, अब हल कैसे शुरू करते हैं, इससे पहले हम लगातार एक चीज सीख रहे हैं क्या, कि पहली स्थिति में 300 के लिए क्या है, देखो वैसे सूत्र होता है E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। लेकिन इस स्थिति में E1 का मतलब क्या हो गया, E1 का मतलब हो गया ये E1 माइनस E2, और इस बार E2 दूसरे परपथ में, दूसरे पर वैसे मैं कहूं इसको इसको कह दूं E1, तो है E1 का मतलब क्या है, दोनों सेल मिलकर क्या होंगे, E1 डैश कह दो, चलो कोई फर्क थोड़ा पड़ता, E1 डैश और उसको E2 डैश। तो पहली कंडीशन में E1 डैश नीले वाले गोले का कुल, ये आ गया E1 माइनस E2, और दूसरे वाले गोले को कह दे मैं E2 डैश, तो E2 डैश किसके बराबर, E1 प्लस E2, तो E1 डैश अपॉन E2 डैश बराबर हो गया L1 अपॉन L2। और ध्यान देने वाली बात मेरे बच्चों क्या आ गई, ये आ गया E1 डैश कितना, E1 माइनस E2, E2 डैश दूसरे वाले गोले, हरे वाले गोले, इसका कुल कितना है E1 प्लस E2। अच्छा बच्चों L1 कितना है, तो आप देख सकते हो L1 है 300 सेंटीमीटर। L1 कितना हो गया, 300 सेंटीमीटर। यहाँ L1 का मान कितना है बच्चों, 300 सेंटीमीटर, और L2 का मान कितना है मेरे बच्चों, 500 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, ये हो गया 300 और 500, जो 3/5 आ जाएगा ना, 0 से 0 काट दो दोनों। अच्छा अब करो तिरछी गुणा, तिरछी गुणा का मतलब 5 को गुणा कर दो E1 माइनस E2 से, और 3 की गुणा किससे हो जाएगी, E1 प्लस E2। ये क्या कर दिया, देखो तिरछी गुणा कर दी। तिरछी गुणा का मतलब क्या हो गया, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, है ना। अब ये क्या आ गया, देखो ध्यान से, 5 E1 माइनस 5 E2, 5 से गुणा कर दी, 3E1 प्लस 3E2। अच्छा E1 को एक तरफ, E2 भी एक तरफ ले आओ, यानी क्या करें अपन लोग, इसमें ये जो E1 है इसको तो इधर ले आओ और इसको ले जाओ इस तरफ। 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, 5E1 माइनस 3E1, और माइनस का 5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 3E2 तो यही था और 5 और प्लस का आ गया, यानी हो गया 2E1 बराबर 8E2। E1 बटे E2 कितना आ जाएगा, देखो मेरे बच्चों 8/2, और 8/2 का मतलब क्या होगा, E1 बटे E2 की अगर बात करेंगे तो आ जाएगा 4/1। E1 और E2 का अनुपात कितना हो गया, 4:1। ठीक है, ध्यान से एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ये थोड़ा कठिन प्रश्न था। ठीक, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। यहां पर क्या दे रखा है, प्रश्न को बड़े ध्यान से पहले पढ़ते हैं। परिपथ में जब विक्षेप मापी को C से जोड़ा जाता है, C कहां पर है, ये मिल गया C।
अच्छा, यहां पर कुछ चीजें और इंक्लूड कर दें जरा। ये बच्चों E1 है, ये E2। तो क्वेश्चन में दे रखा है परिपथ में जब विक्षेप मापी को C से जोड़ा जाता है, C से जोड़ा जाता है, ये जोड़ा, तो शून्य विक्षेप स्थिति कहां मिलती है? शून्य विक्षेप स्थिति मिलती है कितने पर? 400 पर। ये मेरा 400 पर। और जब डी से जोड़ा जाता है, डी से अगर मान लो जोड़ दिया, तो शून्य विक्षेप स्थिति कम पर मिलती है। कितने में मिलती है? यानी जब सी से विक्षेप मापी जोड़ा तो शून्य विक्षेप स्थिति 400 पर मिली, और जब उसको डी से जोड़ा तो शून्य विक्षेप स्थिति मिली 300 पर। तो अब इसके प्रेक्षण के आधार पर आपको E1 और E2 का अनुपात बताना है। ठीक, कैसे करें? सबसे पहले इसके हल पर आ जाते हैं। बल्कि और शॉर्ट में कराते हैं क्वेश्चन। देखो सुनो, सारे बच्चे सुना ध्यान से। अभी हमने इन समय एक ही सूत्र लगा रहा हूं मैं। कौन सा सूत्र लगा रहा हूं बच्चों? E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। डैश कर दो, E1 डैश बटे E2 डैश बराबर L1। अब समझने वाली बात, E1 डैश का क्या मतलब है? E1 किसको माने, E1 डैश किसको माना जाए? तो जरा ध्यान देंगे मेरे बच्चों। जब A और C के बीच में है, यहां पर है, इस जगह पर ये होगा E1 डैश। तो यार क्लियर है यार, E1 डैश सीधे सीधे एक ही सेल है। देखो इस गोले के अंदर एक ही सेल है, A और C के बीच में केवल एक सेल होगा। E1 डैश सीधे सीधे हो जाएगा E1 के बराबर। लेकिन लेकिन जब मैं किसकी बात करूंगा? जब मैं बात करूंगा बच्चों A और D के बीच में, तो जरा इस गोले को हटाना पड़ेगा तभी काम करेगा। चलो अच्छा, वैसे कोशिश करते हैं। चलो, जब मैं बात करूंगा A और D के बीच में, A और D के बीच में आ जाओ। अब इसमें कितने सेल हैं? ध्यान से देखो। क्या इसमें 2 सेल हैं? ध्यान से देखो, अभी सिखाया मैंने। और ये दोनों सेल आपस में कैसे हैं? देखो, लड़ने वाले। ये क्या है? दोनों लड़ने वाले सेल हैं। तो इनका जो कुल E2 डैश विभवांतर होगा, क्योंकि E1 और E2 हरे वाले गोले के अंदर 2 सेल आए, क्योंकि जब A और D के बीच में जोड़ोगे तो 2 सेल बनेंगे। तो यहां पर क्या होगा? A और D के बीच में जब आओगे तो यहां पर क्या होगा? दोनों सेल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में क्या होगा? इनको माइनस करना पड़ेगा, यानी E1 माइनस E2। ठीक, चलो एक बार फिर समझते हैं इस चीज को। एक बार फिर समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा क्या होंगे, थोड़ा सा हो सकता है शुरू में आपको कठिन लगे, लेकिन आप परेशान मत होइएगा और जल्दी ही देखो। चलो, तो फिर से ध्यान दीजिएगा। E1 डैश, E1 डैश का मतलब क्या होने वाला है मेरे बच्चों? E1 डैश का मतलब हो जाएगा पहली अवस्था। पहली अवस्था में A और C के बीच में केवल एक सेल है, यहाँ E1 लगा दिया। अच्छा, जब D से जोड़ा गया, डी से जोड़ा गया, तो डी से जोड़ने पर ए और डी के बीच में 2 सेल हैं, लेकिन दोनों सेल एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, इसलिए कुल जो विद्युत वाहक बल है वो होगा E1 माइनस E2। मैं फिर से एक बार कोशिश बता दूं कि यहाँ E1 का मान E2 से बड़ा होगा। अच्छा, L1 पहले शून्य विक्षेप स्थिति कहां पर मिली? देखो C वाली स्थिति कहां पर है? 400 पर। बाद में कितने मिली? मिली 300 पर। इसको सॉल्व करें तो E1 बटे E1 माइनस E2, ये आ गया 4/3। तिरछी गुणा कर दो। ठीक है, अब E1 E2 को इधर ले आओ, यानी क्या करते हैं अपन लोग, इसको तो इधर ले आओ और इनको इधर ले जाओ। 4E2 और 3E1 को अदला बदली कर दो। क्या हो जाएगा? देखो 4E2 इधर प्लस का आ जाएगा, यह आ जाएगा 4E1 माइनस 3E1। 4E2 बराबर आ जाएगा E1। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E1 बराबर 4E2
है ना। इसको E2 को इसके बटे में ले आओ तो E1 बटे E2 कितना आ जाएगा, 4:1। E1 अपॉन E2 इस प्रेक्षण के आधार पर कितना हो जाएगा बच्चों, 4:1। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर अपने। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ध्यान से पढ़ना, एक एक करके इसके 3 भाग हैं, एक एक भाग में सॉल्व कराऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्योममापी के परिपथ में शून्य विक्षेप स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो बच्चों, इस परिपथ में हम लोग परिवर्तन करेंगे और जानेंगे कि जो परिवर्तन किया जा रहा है उससे ए और पी, यानी जो पी बिंदु है ये कहां चलेगा, ये इस तरफ चला जाएगा या इस तरफ जाएगा। ये हो सकता है कहीं फर्क ना पड़े। ये 3 प्रश्न मैंने इसमें चुने हैं, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आप इसको ध्यान से सीखिएगा। देखिए सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन, क्या किया, आर एच का मान बढ़ाया जाए। आर एच दिख रहा है ना, ये इसका मान बढ़ाएं। अच्छा सोच के देखो, इसका मान बढ़ाने से क्या होगा, जब आर एच का मान बढ़ाया जाएगा। अच्छा जब आर एच का मान बढ़ाया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे बच्चों, जब आर एच का मान बढ़ाएंगे तो प्राथमिक परिपथ में जो धारा का मान है वो कम होगा कि ज्यादा होगा। आप सब जानते हैं मेरे बच्चों कि जब हम प्राथमिक परिपथ में धारा को बढ़ाते हैं या प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का नाम ही है जो रोकेगा। तो अगर आपने प्रतिरोध को बढ़ाया तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ, धारा का मान कम हो जाएगा। धारा का मान क्या होगा, यानी प्राथमिक परिपथ में धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ ए बी के बीच विभवांतर। अब ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा, भाई विभवांतर क्या होता है, वी ए बी की अगर बात करें तो होता है आई इंटू आर ए बी। लेकिन धारा का मान क्या हो गया, धारा का मान आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। जब धारा का मान कम करेंगे तो वी ए बी में आई आ रहा है देखो, तो जब धारा का मान कम करेंगे तो वी ए बी का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं के, विभव प्रवणता। बच्चों विभव प्रवणता के जो होती है, के का मान क्या होता है, ये होता है वी ए बी बटे एल ए बी। अब वी ए बी का मान तो कम हो गया, तो जब वी ए बी का मान कम होगा तो के का मान भी क्या हो जाएगा, कम। अब लास्ट पॉइंट पर आ जाओ, शून्य विक्षेप स्थिति क्या होती है मेरे बच्चों। शून्य विक्षेप स्थिति की अगर बात करोगे तो शून्य विक्षेप स्थिति में क्या होता है, ई बराबर होता है के एल, तो एल बराबर ई बटे के। अच्छा के का मान क्या हुआ, ज्यादा हो गया कि कम हो गया, के का मान कम हो गया, तो के तो बटे में आ रहा है, तो जब के का मान कम हो जाएगा तो एल का मान बढ़ जाएगा। एल का मान बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये पी बिंदु है, ये पी बिंदु किस तरफ भाग जाएगा, ये पी बिंदु भाग जाएगा इस तरफ, बी की तरफ। ठीक है, एक बार जरा जल्दी फिर समझ लो सारी चीजों को मेरे बच्चों। जैसे जब आर एच, इस प्रतिरोध का मान हमने क्या किया, बढ़ाया। जब आर एच प्रतिरोध का मान बढ़ाया तो सीधी बात है, जब भी कभी प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो इस परिपथ में बहने वाली धारा कम हो गई, धारा का मान कम हो गया। दूसरा बिंदु समझ आ गया। तीसरा बिंदु, जब ए से बी तक धारा बहना कम हो गई, तो होता है ना, धारा कम होगी तो विभवांतर भी क्या होगा, विभवांतर भी पहले से कम हो जाएगा। तो ए बी का विभवांतर जो आई गुणा आर के बराबर है, आई के कम हो जाने के कारण वी ए बी, ए और बी के बीच का विभवांतर भी कम हो गया मेरे बच्चों, वी ए बी कम हो गया। अच्छा वी ए बी कम हो गया तो के का मान होता है जिसको विभव प्रवणता कहते हैं, ये होता है ए से बी तक का विभवांतर बटे ए से बी तक की लंबाई। अब लंबाई पे तो फर्क पड़ा नहीं, लेकिन ए से बी तक का विभवांतर घट गया। जब वी ए बी घट जाएगा तो के का मान भी कम हो जाएगा, के का मान कम। ठीक है। अब शून्य विक्षेप स्थिति होती है ई बराबर के एल, एल बराबर क्या हो गया, ई बटे के। अब ई बटे के की अगर बात करें तो के तो घट गया, के आ रहा है बटे में, के कम हो गया, तो जब के कम हो जाएगा तो एल का मान बढ़ जाएगा, यानी शून्य विक्षेप कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा बी बिंदु पे। ठीक, चलो अब फिर आगे बढ़ते हैं।
दूसरे क्वेश्चन, इसका दूसरा भाग। ये सारे बच्चों तर्कपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न कहलाते हैं। ध्यान से फिर समझते हैं, एक एक करके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखिए अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, विक्षेप मापी के श्रेणी क्रम में, विक्षेप मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दें। ये विक्षेप मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का मतलब पता है क्या है? यहां पर इस जगह पर एक प्रतिरोध जोड़ दो आप, इसको आर, क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखो, ये जो प्रतिरोध हमने जोड़ा, इससे ध्यान से देखना, क्या ए बी में धारा देखो, देखो ए बी वाला तो बिल्कुल अलग देश है, एक तरह से देखा है, बिल्कुल ऊपर का अलग परिपथ है। तो ए बी में धारा में क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपने तो क्या जोड़ा है? द्वितीयक परिपथ में जोड़ा है, प्राथमिक परिपथ में तो जोड़ा नहीं है। ए बी में प्रभाव नहीं पड़ेगा, वी ए बी में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब के पर भी क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं, यानी विभव प्रवणता पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर विक्षेप मापी के साथ में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसने क्या किया, वास्तव में बच्चों जो के होता है, के याद रखना सारे बच्चों, के केवल तब बदलता है जब किस में बदलाव किया जाए। के केवल तब बदलता है जब इस प्राथमिक परिपथ में बदलाव किया जाए, तभी के बदलेगा। लेकिन आपने प्राथमिक परिपथ में तो कुछ बदलाव किया नहीं, आपने द्वितीयक परिपथ में कुछ जोड़ा। तो क्योंकि आपने प्राथमिक परिपथ में कोई बदलाव नहीं किया, इसलिए के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप दोबारा समझ लो, शून्य विक्षेप स्थिति में E बराबर के एल, एल बराबर ई बटे के। लेकिन आप ध्यान दो, इस बार आपने ना तो E बदला और ना के बदला, ना E बदला ना के बदला। तो जब दोनों ही चीजें नहीं बदली तो एल का मान कैसा रहेगा? नियत रहेगा। नियत रहने का मतलब है कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न है मेरे बच्चों। कल से मैं एनसीईआरटी के प्रश्न को कराना शुरू करूंगा दूसरी यूनिट के। आप सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देकर पढ़ते चले जाएं, और हो सके अगर आपको लगे इससे कुछ फायदा आ रहा हो तो उसको शेयर जरूर कर दें, जिससे क्या होगा, बाकी बच्चे भी इससे लाभ उठा सकेंगे। अब अगर ईडी यानी ऊपर जो प्राथमिक में सेल लगा हुआ है मेरे बच्चों, इसको एक ऐसे सेल से बदल दें जो ई से छोटा है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ई का जो मान है वो 2 वोल्ट है, तो आप ईडी इसको एक ऐसा सेल ले आओ जो 2 वोल्ट से भी छोटा हो, यानी ईडी को कह दो आप 1.5, छोटा सेल लगा दो। तो भाई अगर छोटा सेल लगा दोगे, ईडी का मान ई से कम हो जाएगा मेरे बच्चों, तो वी का जो मान है वो कम हो जाएगा। किससे? वो वी का मान भी ई से कम हो जाएगा। भाई जब ईडी का मान ही कम हो गया तो ए से बी तक का विभवांतर भी और कम हो जाएगा। वी इस द्वितीयक परिपथ में लगे सेल से कम हो जाता है। और ऐसा अगर हो जाए तो कोई शून्य विक्षेप स्थिति, बस साफ साफ लिख दिया जब वरना बच्चे कहेंगे सर आप कितना गंदा गंदा लिखते हैं। कोई शून्य प्राप्त नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ये है कंप्लीट लेक्चर नंबर 13। कल हम फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 14 में, और अब हम सीखेंगे ये पूरी यूनिट में, ये पूरी यूनिट खत्म हो चुकी है मेरे बच्चों, यूनिट 2 पूरी खत्म हो चुकी है। और इसके बाद हम सीखेंगे यूनिट 2 के एनसीईआरटी के प्रश्न लेक्चर नंबर 14 में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद मेरे बच्चों।